आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आपको अभी क्या फ़ील हो रहा है क्या नहीं आफ्टर नॉट क्लियरिंग द एग्ज़ाम, आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप किस सिचुएशन में हो। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज लास्ट ईयर आई वॉज एट द सेम पोजिशन एज यू आर राइट नाउ। मेरे भी बोथ ग्रुप्स के एग्ज़ाम मैंने दिए थे नवंबर एग्ज़ाम में, बट आई कुड नॉट क्लियर एंड सिर्फ 6-8 मार्क्स की वजह से पूरा ग्रुप रह गया था। एंड बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार जब 6-7 मार्क्स की वजह से, 3-4-5 मार्क्स की वजह से या फिर 10-12 मार्क्स की वजह से जब पूरा ग्रुप रह जाता है ना। तब बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी है जिनका एग्रीगेट क्लियर हो गया है बट इंडिविजुअली दे कुड नॉट क्लियर। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हम खुद को ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं। स्पेशली अगर 2-3 अटैम्प्ट्स हो गए उसके बाद तो इतने ज़्यादा नेगेटिव थाट्स हमारे माइंड में आते हैं कि क्या हम इस कोर्स के लिए बने भी है। एंड ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते बिकॉज नो वन इज़ देयर टू अंडरस्टैंड अस। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स में से जो लोग हैं वो क्लियर कर गए तो हम उनके लिए तो खुश है, बट हमें हमारे लिए बुरा लग रहा है कि यार हम क्यों क्लियर नहीं कर पाए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कि क्या यार हम छोड़ दें क्या ये कोर्स, ये भी थॉट्स आते हैं। जस्ट में मुझे भी ये क्वेश्चंस आए थे कि यार नहीं बना है शायद ये कोर्स मेरे लिए तो मैं छोड़ देती हूँ। बट फिर सेकंड थॉट ये भी था कि अगर इस मोमेंट पे आके मतलब सीए फाइनल में आके अगर मैंने ये कोर्स को छोड़ दिया तो एक चीज़ तो यह है कि ये रिग्रेट मेरा ज़िंदगी भर मेरे माइंड में रहेगा। सेकंड थिंग इज़ कि अगर इसके आगे मैंने और कोई कोर्स सिलेक्ट किया तो वो कोर्स मुझे और 3-4 ईयर्स मतलब एटलीस्ट 3 ईयर्स तो मुझे देने ही पड़ेंगे। कोई भी कोर्स 3 ईयर्स का तो होता ही है। तो फिर किसी और कोर्स को 3 ईयर्स देने से बेटर है कि मैं इस कोर्स को ही और 4 मंथ्स एक्सटेंड करके ये एग्ज़ाम दे के क्लियर कर लूँ। बट सिर्फ इतना सोचना इज़ नॉट इनफ, और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि अब आगे क्या स्ट्रैटेजी करें, कैसे करना है। बिकॉज अगर यही चीज़ें अगर और 2-3 साल तक क्लियर नहीं हुई तो फिर उससे तो बेटर है कि मैं कोई और कोर्स ही कर लेती। सो ऐसे भी थॉट्स आ रहे थे कि एम आई वर्थ इट और नॉट फॉर दिस कोर्स। एंड उसके बाद में 3.5 मंथ इवन आफ्टर स्टार्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, न्यू क्लासेस, न्यू नोट्स, एवरीथिंग आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। मैंने 3.5 मंथ्स में DT, IDT, FR तीनों सब्जेक्ट्स की क्लासेस फ्रेश करी। सब कुछ करके भी 3.5 मंथ्स में बोथ ग्रुप्स क्लियर हो गए। तो ऐसा क्या चीज़ थी जो मैंने चेंज की, जो मिस्टेक्स मैं करती आ रही थी वहाँ से कुछ तो भी इम्प्रूव हुआ ना, तभी मेरा बोथ ग्रुप्स एक बार में क्लियर हो गया। नहीं तो मेरा एक ग्रुप भी एक बार में क्लियर नहीं हो रहा था। सो व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आई चेंज एंड मेरा क्या एक्सपीरियंस था, इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आई अंडरस्टैंड कि जो भी रिज़ल्ट आया, जो भी चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है, बहुत ज़्यादा हम खुद पे क्वेश्चंस करने लगते हैं। बट आप एक चीज़ समझो कि जो चीज़ हो चुकी है वो हो चुकी है, अब हम उसको जाके चेंज नहीं कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि अब मे के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जितना ज़्यादा आप अपने पास्ट की चीज़ों को और लेके बैठोगे उतना ज़्यादा May 25 एग्ज़ाम के लिए नंबर ऑफ़ डेज़ कम बचेंगे। तो आपकी जितनी भी जो भी फीलिंग्स है, जो आप अभी फील कर रहे हो, वो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली रिलेट विद इट बिकॉज आई वॉज इन दैट सिचुएशन। बट एक चीज़ आप ध्यान में रखो कि अब जो May 25 के लिए काउंटडाउन है ना, वो स्टार्ट हो गया है। जितना ज़्यादा आप पुरानी चीज़ों को ड्रैग करोगे ना, उतना आपके लिए नंबर ऑफ़ डेज़ आगे के एग्ज़ाम के लिए कम होते जाएंगे। तो इसीलिए जो भी लास्ट अब चीज़ें हो गई है वो हो गई है, उसे किसी और को बता के कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप अब खुद के ऊपर वर्क करो कि अब आगे मुझे क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, आगे क्या चीज़ें हैं जो मुझे चेंज करनी चाहिए। तो लेट्स सी हाउ आई स्टार्टेड। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी वाज कि अब मुझे ग्रुप 1 के लिए जाना है या ग्रुप 2 के लिए या बोथ ग्रुप्स के लिए। बिकॉज ग्रुप 1, ग्रुप 2 और बोथ ग्रुप्स, ये जो डिसीजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली मुझे जाना दोनों ग्रुप्स के लिए ही था, बट मेरे अंदर ये डर भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोथ ग्रुप्स के चक्कर में एक ग्रुप भी ठीक से नहीं हो पाया और वो क्लियर नहीं हुआ। सो देन आई डिसाइडेड कि फर्स्ट आई विल गो विद ग्रुप 2 बिकॉज IBS मेरा एग्जाम था तो मुझे 2 ही सब्जेक्ट्स करने थे। तो येस, दोनों ग्रुप्स के लिए जाना था, बट टाइमलाइंस मैंने ऐसे डिसाइड किए थे कि आई विल गिव फर्स्ट 2 मंथ्स मतलब जैन एंड फेब। 9 जैन को मेरा रिजल्ट आया था, तो 9 जैन के बाद में टिल February आई विल गिव दिस पर्टिकुलर टाइम टू ओनली ग्रुप 2, ग्रुप 2 में DT एंड IDT बिकॉज IBS वॉज एग्जाम फॉर मी। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स पे मुझे अच्छे से होल्ड लाना है। जब ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे से हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा एक बार के लिए, उसके बाद ऑन 1 मार्च आई विल डिसाइड कि अब मेरा ग्रुप 2 अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सो दैट आई विल पिक ग्रुप 1 ऑल्सो। तो ऐसे मेरे बोथ ग्रुप्स टैकल हो गए। बट करंटली टिल February एंड मुझे सिर्फ ग्रुप 2 पे ही फोकस करना है, फुल फोकस करना है, क्लासेस फिर से करने हैं, नोट्स, बिकॉज नवंबर से मैं शिफ्ट करते वक्त देर आर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट्स वगैरह भी ठीक से करनी है। इसीलिए आई डिसाइडेड कि ग्रुप 2 पहले कंप्लीट करना है। सो दिस इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मुझे कौन से ग्रुप के लिए पहले जाना है। अब आप भी डिसाइड कर रहे हो, तो अगर आपका एक ही ग्रुप बाकी है
तो उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका ऐसा है कि मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है, तो आप अभी डिसाइड करो, तो इस पर्टिकुलर डेट तक आई विल ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अगर ये ग्रुप मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, टेस्ट वगैरह दे के आपका अच्छे से कंप्लीट होता है एंड टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आपको आ रहे हैं, सो दैट यू शिफ्ट ऑन अनदर ग्रुप। नाउ अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी वॉज कि अब मुझे सेकंड ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट पहले पिक करना है, DT एंड IDT। नाउ इन दोनों सब्जेक्ट्स में DT वॉज माई वीकेस्ट एंड IDT बहुत अच्छा था मेरा। सो आई डिसाइडेड कि फर्स्ट आई विल गो विथ DT एंड देन आई विल डू IDT। तो DT मैंने जनवरी में स्टार्ट कर दिया था। DT में देयर वर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट्स। तो DT के क्लासेस मैंने ऑर्डर किए, जो भी मेरे पुराने जितनी भी चीज़ें थी, ग्रुप 1 के लिए हो या ग्रुप 2 के लिए, वो मैंने वो सब कुछ साइड में रख दिया था। फ्रेश स्टार्ट किया, DT के फ्रेश क्लासेस ऑर्डर किए, फ्रेश नोट्स ऑर्डर किए, फ्रेश मॉड्यूल्स ऑर्डर किए एंड सब कुछ फ्रेश स्टार्ट किया एंड देन DT कंप्लीट किया। फिर IDT का भी सेम चीज़ की क्लासेस ऑर्डर किए, क्लासेस का अच्छे से कंप्लीट किए, सारे नोट्स वगैरह जो भी प्रिपेयर करना था, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना था, सब कुछ किया एंड देन 1 मार्च को आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मेरा ग्रुप 2 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया है, रिविजन भी, बिकॉज 21 Feb तक मेरा IDT भी कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद में 7 to 8 डेज़ लेके कंप्लीट रिविजन किया, बिकॉज संडे टू संडे मैं वैसे भी रिवाइज कर ही रही थी DT को। तो DT मेरा बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो गया था एंड IDT वॉज ऑलरेडी थोड़ा बहुत अच्छा था मेरा IDT। तो IDT भी दोनों टॉपिक्स मेरे अच्छे से रिवाइज करके हो गए। तो दैट 1 मार्च को आई डिसाइडेड कि अब मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है। यहाँ से 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। सबसे पहले जो हमने डिस्कशन किया वो था कि ग्रुप सिलेक्शन। तो ग्रुप सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 महीने बाद आप ये नहीं सोच सकते कि अरे यार मैंने सेकंड ग्रुप पिक करना चाहिए था या फिर फर्स्ट ग्रुप करना चाहिए था, मैंने रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया। या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया फर्स्ट ग्रुप को और अब सेकंड ग्रुप के लिए टाइम ही नहीं बचा है। तो अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहते हो तो मेंटली पहले उस चीज़ को प्रिपेयर रखो कि मेरा पूरा फोकस ग्रुप 1 पे है या फिर 2 पे, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो पहले उस पर। बट बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है तो सेकंड जो ग्रुप आप जो ग्रुप आप बाद में रख रहे हो तो उसके लिए भी स्पेस रखना। जैसे मैंने रखा था कि ठीक है, मार्च अप्रैल कंप्लीट फॉर ग्रुप 1, उसके पहले ग्रुप 2। लास्ट टाइम भी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में देयर वाज वन स्टूडेंट, शी क्लियर्ड ऑल्सो। मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर किया है कम्युनिटी पोस्ट पे। तो उसका भी ऐसा ही था कि ग्रुप 2 में एग्जाम्शन था IBS में। सो मैंने वही सजेस्ट किया था कि स्टार्ट विद ग्रुप 2। ग्रुप 2 में अगर आपके दोनों सब्जेक्ट अच्छे से स्टडी करके हो जाते हैं, उसके बाद यू शिफ्ट टू ग्रुप 1। सेम थिंग गोज़ विथ यू ऑल ऑल्सो। अगर आपका एक ही ग्रुप है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपका फोकस उस पर ही रहेगा। बट अगर आपका ऐसा है कि मुझे बोथ ग्रुप्स के लिए जाना है एंड एग्जाम्शन है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो वो ग्रुप पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो। बिकॉज सी, अब ऑप्शन है आपके पास परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम करने का। बट अगर आपने परमानेंट एग्जाम्शन क्लेम किया तो आपको बाकी के दोनों सब्जेक्ट्स में 50-50 लाने होंगे, राइट। सो इसीलिए जो आपको एग्जाम्शन है जिस ग्रुप में, तो उसका परमानेंट एग्जाम्शन लेने से पहले ट्राई कि वो ग्रुप क्लियर हो जाए। एंड अगर आपका ऐसा है कि एग्जाम्शन नहीं है बट आई वांट टू टारगेट बोथ ग्रुप्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको सिंसियरिटी एंड वो सीरियसनेस रखना होगा। एंड इस केस में आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप ग्रुप 1 पहले करोगे या फिर ग्रुप 2। सो आई होप कि ग्रुप सिलेक्शन की सारी बातें इज़ वेरी क्लियर। सो नाउ अनदर पॉइंट इज़ कि मैंने एज अ क्लीन स्लेट स्टार्ट किया था। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि लास्ट टाइम मेरे सपोज़ कि DT में 50 मार्क्स आ गए थे तो इस बार भी 50 आ जाएंगे या फिर मेरा DT काफ़ी अच्छा है। सी, हो सकता है कि उस अटेम्प्ट में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत ही ईजी आया हो, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट आया। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फ्रेश स्टार्ट करो। ऐसे मत सोचो कि हाँ ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छे से आता है तो इस बार मुझे करना ही नहीं, या फिर बहुत ही शॉर्ट में रिवाइज करके छोड़ रहे हो। वो पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तब भी अच्छे से रिवाइज करो, एटलीस्ट फर्स्ट टाइम के लिए तो भी बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस भी लिख के प्रैक्टिस करके देखो। बिकॉज जो चीज़ें आपको आती है वो आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और जो चीज़ें आपको इतने अच्छे से नहीं आती है उन पर भी होल्ड लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग जो मैंने आप लोगों को बताई इज़ सब्जेक्ट सिलेक्शन, कि कौन सा सब्जेक्ट आप पहले स्टार्ट करोगे वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लग रहा है। मुझे था कि मुझे DT ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो मैंने DT पहले स्टार्ट किया। सो सेम थिंग गोज़ कि आपको भी अगर लगता है कि आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट इस ग्रुप में वीक है तो उससे स्टार्ट करो। जो चीज़ें आपको आती है वो आप बाद में कम टाइम में रिवाइज़ कर लोगे, बट जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको सिंसियरली उतना टाइम इन्वेस्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो होता क्या है, बाकी जो सब्जेक्ट्स आपको आते थे उसमें आपका उतना ही स्कोर कॉन्स्टेंटली रह रहा है, बट जो नहीं आ रहा है उसमें भी कॉन्स्टेंटली रह रहा है स्कोर। तो जो नहीं आ रहा है उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो, राइट।
ना अनदर थिंग इज़ आइडेंटिफाई योर मिस्टेक बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशंस। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही नहीं हैं, देखते ही नहीं है कि पुराने अटेम्प्ट्स में हम क्या गलती करते आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है ना कि 3-4 अटेम्प्ट से पेपर दे रहे हैं बट क्लियर ही नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट मोर देन दैट। तो जब आप इतने अटेम्प्ट से एग्जाम दे रहे हो बट आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ 1-2 वैसी गलतियाँ हैं जो आप बार बार कर रहे हो, उसकी वजह से वो क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे मेरा ऐसा था कि डीटी मेरा स्ट्रांग नहीं है, मैं टीडीएस बार बार छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे टीडीएस के सेक्शंस याद नहीं रह रहे। बट टीडीएस ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टीडीएस है, असेसमेंट्स है, ये हम छोड़ के चले जाते हैं। बट अरे टीडीएस टीसीएस ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कब समझा जब मैंने पास्ट पेपर का एनालिसिस किया। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट FRAFM में तो पूरा मैंने अपलोड कर रखा है कि कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से था। इनफैक्ट पेज नंबर क्वेश्चन नंबर के साथ मैंने मेंशन कर रखा है, उन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो जब पास्ट एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हम बार बार छोड़ के जा रहे हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स बिफोर स्टार्टिंग फ्रेश, एनालाइज योर मिस्टेक, एंड ये सब्जेक्ट वाइज करना है हमें। जैसे सपोज कि FRAFM है, कि FR में तो मोस्टली सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, 33-34 टॉपिक्स है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हम छोड़ के चले जाते हैं। तो अब उसमें आप एनालाइज करो कि क्या ए कैटेगरी टॉपिक्स ही ऐसे हैं जो आप छोड़ के चले गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स 115 नहीं करके जा रहे, 115 इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें 116 है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, रेवेन्यूज, देन CFS, बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट लीव दिस टॉपिक्स। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती की थी कि आप टॉपिक्स ही छोड़ के जा रहे हो, सो मेक श्योर कि फिर इस बार आप उन्हीं टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो। या फिर एक प्रॉब्लम आपको ये भी आ सकती है एग्जाम में कि क्वेश्चंस देख के मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा हुआ है, एग्जैक्ट मुझे पता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से ही आया हुआ है, बट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने वो क्वेश्चंस को ऑडिट किया था, आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की थी। तो इस बार आपको प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। सो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। ही क्या था कि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ था, उस वजह से पेपर्स में कम मार्क्स मिले हैं, या फिर मैं लिख ही नहीं पाया एग्ज़ाम में, या फिर लिख ही नहीं पाई एग्ज़ाम में। थर्ड थिंग इज़ कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे पेपर के टाइम पे, या फिर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था जिसकी वजह से यू कुड नॉट राइट इन एग्ज़ाम। एंड ये चीज़ होती है, खुद के साथ ये चीज़ हुई थी कि AFM का इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा फोबिया था मेरे अंदर कि नवंबर 23 वाला जो पेपर था उसमें आई कुड नॉट राइट एट ऑल। मतलब इतनी ईजी चीज़ें थी, जो फार्मूलाज, जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती थी, बट बिकॉज मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं लिख ही नहीं पाई वो पेपर। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो फिर यू नीड टू मेक श्योर कि आप पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स उठा के सॉल्व करो उन चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि मुझे एग्ज़ाम में जाने से ही मतलब वो बहुत ज़्यादा डर और फोबिया है, तो फिर अनदर थिंग यू कैन डू इज़ कि आप फिजिकल टेस्ट के लिए अप्लाई करो। मतलब कि सेंटर पर जाके आप एग्ज़ाम दे रहे हो, इट कैन बी इधर मॉक टेस्ट या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपने परचेस की है। और अगर आपके लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो फिर यू कैन डू इज़ कि जो एग्ज़ाम का सीक्वेंस है प्रॉपरली उसी सीक्वेंस में, या फिर जैसे मॉक टेस्ट का जो शेड्यूल आएगा तो उन्हीं शेड्यूल के हिसाब से आप घर पे बैठ के टेस्ट लिख रहे हो, सेम टाइमिंग जो एग्ज़ाम का टाइम है वो। बिकॉज वो डर अपने माइंड से निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड थिंग इज़ कि स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। आपको क्लीन स्लेट से ही स्टार्ट करना होगा। डोंट थिंक कि ये टॉपिक्स मैंने पहले कर रखे थे तो अब करने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ सारे ही टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब मुझे अच्छे से कंप्लीट करने हैं, स्टार्टिंग से कंप्लीट करने हैं, लिख के देखने। एटलीस्ट फर्स्ट रिविजन में तो सारे टॉपिक्स में सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जितने भी है लिख के देखो। दैट्स दी अल्टीमेट थिंग कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप सिर्फ रिविजन वीडियोज़ देखोगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। रिविजन वीडियोस कब ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि एक बार के लिए ठीक है फैकल्टी ने पूरा रिवाइज करवा दिया, अब आई एम स्टार्टिंग, तो अब मेरे लिए एक बेस क्लियर है, तो अब मुझे वो टॉपिक कवर करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप जब टाइम पास कर रहे हो या फिर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको रिविजन वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ हर बार बैठ के रिविजन वीडियोज़ ही देख रहे हो, उसमें फैकल्टीज ही सॉल्व कर रहे हैं, आप सॉल्व नहीं कर रहे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आपको खुद से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो सेम प्रॉब्लम जो मैंने बताई कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है बट मुझे सॉल्व करते नहीं आ रहा है एग्जाम में, ये प्रॉब्लम तभी आता है जब आपने खुद से प्रैक्टिस नहीं की है, सिर्फ रिविजन वीडियोज़ देखे। बिकॉज रिविजन वीडियोज़ देख के ये तो क्लिक हो गया ना कि हाँ ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है, बट सॉल्व करते नहीं आ रहा है या फिर आधा ही सॉल्व करते आ रहा है बिकॉज मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं किया था। थर्ड पॉइंट इज पिक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ करने बैठोगे तो सिलेबस कैसे भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि 2-3 आवर्स देके कैसे कंप्लीट होगा पूरा एक सिलेबस। फिर वो ऐसा होगा कि 3 मंथ्स तक एक ही सब्जेक्ट चल रहा है, फिर वो आपको बोर होगा। उससे अच्छा 20 डेज फुल फ्लेज एक सब्जेक्ट खत्म। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, 2 सब्जेक्ट्स तो भी करने होंगे एक दिन में, दैट विल बी मोर इफेक्टिव। तो जैसे FR और ऑडिट आप साथ साथ में ले सकते हो, या फिर AFM एंड ऑडिट
साथ में कर सकते हो, तो वैसे करके कंप्लीट करो चीज़ों को, बट बहुत ज़्यादा मत स्ट्रेच करो। और ये गलती तो बिल्कुल मत करना कि ग्रुप 1 का एक सब्जेक्ट कर रहे हैं प्लस ग्रुप 2 का एक सब्जेक्ट, तो वो तो और ज़्यादा केओस क्रिएट करे। उससे अच्छा है कि एक ग्रुप को एक बार के लिए टारगेट करो, वो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाए, तो उसके बाद सेकंड ग्रुप यू कैन स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू नो माय टाइमलाइंस, तो 10 जैन से आई स्टार्टेड एंड 31 जैन तक मेरा पूरा डीटी ही चल रहा था विथ क्लासेस एंड एवरीथिंग। तो मुझे 21 डेज लगे थे फॉर डीटी सब्जेक्ट, एंड वो भी विथ क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड क्लासेस वाज अराउंड 180 आवर्स। तो उतने तो क्लासेस थे ही, एंड उसके साथ में प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग आई कंप्लीटेड इन 21 डेज। ऑनेस्टली मेरा टारगेट तो 22 या फिर 25 जैन तक ही कंप्लीट करने का था, बट वो बैच ही उतना एक्सटेंड हो गया, एंड उस चक्कर में पूरा 31 जैन तक मेरा सिलेबस भी एक्सटेंड हो गया। तो डीटी इतना किया था। उसके बाद में आई स्टार्टेड विद आईडीटी। जब डीटी के क्लासेस चल रहे थे तभी आई डिसाइडेड कि आईडीटी के क्लासेस के लिए जाना है, नहीं जाना है, अगर जाना है तो कौन सी फैकल्टी के क्लासेस लेने हैं। एंड मैंने ऑर्डर कर दिया था अराउंड 20 के आसपास, तो कर ही दिया था, 20 जनवरी के आसपास कर दिए थे, सो दैट 7-8 डेज़ में आईडीटी के बुक्स भी आ जाएंगे। सो आई स्टार्टेड विद आईडीटी ऑन 1 Feb, एंड फिर 21 तक मैंने आईडीटी कंप्लीट किया था। अब इसमें मैंने रेगुलर बैच लिया था, फास्ट ट्रैक नहीं लिया था, मुझे फास्ट ट्रैक ही लेना था, बट द थिंग इज़ कि फास्ट ट्रैक बैच लाइव तब चल रही थी, एंड मेरा ऐसा है कि मैं एटलीस्ट 5 लेक्चर्स तो एक दिन में आईडीटी के कंप्लीट कर सकती हूँ, इसलिए मुझे रिकॉर्डेड बैच लेनी थी। एंड जब मैंने रिकॉर्डेड बैच देखी तो वो सिर्फ रेगुलर वाली अपलोडेड थी, तो फिर वो ही मैंने परचेस कर ली, एंड वो मेरा 21 जैन तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 7 डेज रिविजन, ऐसे मेरा ग्रुप 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद 1 मार्च से 10 मार्च तक आई कंप्लीटेड ऑडिट। 11 से 31 मार्च आई कंप्लीटेड एफआर में भी मैंने क्लासेस परचेस किए थे, सो आई कंप्लीटेड इट विथ क्लासेस एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ फास्ट ट्रैक बैच विच वाज अराउंड 180 आवर्स, एंड वो मेरी कंप्लीट हो गई थी लाइक 15-16 डेज में, एंड 4 डेज मैंने पूरा रिविजन किया। सो इट टुक मी अराउंड 20 डेज, सो 11 मार्च टू 31 मार्च। 1 अप्रैल टू 10 अप्रैल मैंने एएफएम किया, एंड उसके बाद 5 डेज 11 to 15 अप्रैल अगेन ऑडिट, एंड उसके बाद में 15 के बाद में पूरा रिविजन। तो 15 अप्रैल तक तो मेरा फर्स्ट ही रीडिंग एंड रिविजन चल रहा था। उसके बाद में 15 डेज फॉर रिविजन एंड देन एग्जाम्स। इसके बारे में इन डिटेल अगर आपको जानना है तो वो मैंने 45 डेज स्ट्रैटेजी वाला भी वीडियो अपलोड कर रखा है। स्पेसिफिकली ग्रुप 1 के लिए मैंने इन डिटेल चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सेकेंड थिंग वॉज कि मेरा ये जो पूरा टाइमलाइन मैंने बताया, तो ये इन डिटेल में मैंने डिस्कस किया है इन माई फर्स्ट एवर वीडियो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अनदर थिंग इज डोंट कमिट दिस मिस्टेक कि फर्स्ट रीडिंग में मुझे 60% आता है, सेकंड रिविजन में 80% तक आ जाएगा, थर्ड रिविजन में मुझे 90-95% आ जाएगा, एग्जाम के पहले भी रिविजन होगा ही तो तब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ नॉट हाउ स्टडीज़ वर्क। आपको अगर आप अभी टॉपिक करने बैठे हो, उसमें जैसे CFS करने बैठे हो, CFS का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तब की तब उस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करो, 4 बार सॉल्व करो, बट उस चीज़ पे अपना कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेसिफिकली अगर आप दोनों ग्रुप्स टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, शायद फुल फ्लेज उतना रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। सो आपको अभी से ही सारे जो भी लेक्चर्स, सारे जो टॉपिक्स आप कर रहे हो, ये माइंडसेट से पढ़ो कि अब ये मैंने एग्ज़ाम तक रिवाइज़ नहीं किया तो भी मुझे आना चाहिए। एंड दिस थिंग एक्चुअली वर्क्स। आप जितना ज़्यादा आपके माइंड को कमांड देते हुए चलोगे वो उतना इफेक्टिवली वर्क करेगा। मुझे ऑडिट में जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसके क्लॉजेस पहले कभी याद नहीं हुए, बट दिस टाइम व्हेन आई वाज स्टडिंग मैंने अपने माइंड को ये कमांड दिया कि ये मुझे हमेशा याद रखने हैं, एटलीस्ट एग्जाम तक तो याद रखना ही है। इवन अगर मेरा बीच में कभी रिविजन नहीं भी हो पाया तो भी मुझे ये चीज़ें याद रखनी है। एंड ट्रस्ट मी, मुझे आज भी प्रोफेशनल एथिक्स के सारे क्लॉजेस, नाम, नंबर, उस क्लॉज में क्या था, सब कुछ याद है। एंड क्या ऐसा चेंज हुआ कि पहले कभी मुझे याद ही नहीं हुआ, बट इस टाइम मुझे इतना अच्छे से याद है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होके इतना टाइम हो गया तो भी मुझे याद है। तो इट वाज जस्ट कमांड टू माय माइंड कि ये चीज़ें मुझे याद रखनी है। जो चीज़ आप अपने माइंड को कमांड देते हुए चलोगे कि ये याद रखनी है, वो याद रखता है, राइट। सो ऐसे आपको फर्स्ट रिविजन में ही चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम नाउ, अभी से आप अगर क्लासेस के साथ भी स्टार्ट कर रहे हो, देयर इज़ इनफ टाइम फॉर यू टू कंप्लीट। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी जा सकते हो, बिकॉज उसमें एंड सारे आपके एस्पेक्ट्स जानने के बाद वी डिसाइड अ प्लान फॉर यू। एंड अगर आपका ऐसा है कि मैं प्लान तो बना लेती हूँ बट वो मेरा फॉलो ही नहीं होता कभी, सो दैन यू कैन एनरोल फॉर मेंटोरशिप प्रोग्राम। अभी उसमें सिर्फ 2 ही सीट्स बाकी है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया था कि आई विल ओनली टेक 12 सीट्स एंड उसमें से 10 सीट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। सो देयर आर ओनली 2 सीट्स लेफ्ट। तो इसीलिए अगर आपको ऐसा है कि मुझे मेंटोरशिप के लिए जाना है, बिकॉज उसमें फिर आपको डेली मुझे सेंड करना होता है कि आपने कितना कंप्लीट किया, कितना स्टडीज़ हुआ, नहीं हुआ।
एंड मेरा भी फुल अटेंशन रहेगा आपके ऊपर कि आप कितना अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बिकॉज देर आर लिमिटेड सीट्स, ऐसा नहीं है कि 50 एनरोलमेंट्स लेके रखे हैं। सो मेरा भी आपके ऊपर फुल फोकस रहेगा, डेली आपको अपडेट करना होता है उसमें कि आपने कितना कंप्लीट किया नहीं किया। एंड आफ्टर एवरी 10th डे हमारा सेशन फिर से होगा जिसमें वी विल चेक कि क्या आपको कुछ रिवाइज करने की, मतलब जो प्लान हमने बनाया था वो रिवाइज करने की ज़रूरत है नहीं है, या फिर जो भी हमारी स्टडीज़ चल रही है वो अच्छे से चल रही है या नहीं चल रही है। सो दैट थिंग रियली हेल्प्स, क्योंकि एंड पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हम पे वॉच रख रहा है कि हमने कितना कंप्लीट किया है नहीं किया है। बिकॉज अभी इस स्टेज पे आके हमारे पेरेंट्स को भी ऑनेस्टली उतना ज़्यादा नहीं समझता, हम जितना बोलते हैं वो उतना मान लेते हैं। दे ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड सो मच कि फाइनल्स में आके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो वो है आपके लिए हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए, बट वो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना कि नहीं, मुझे एंड पे एक्चुअल में कितना हुआ है कितना नहीं, अगर वो कोई समझ सकता है तो वो एक वही इंसान समझ सकता है जो कि इस फेज से निकल चुका है। इफ़ यू वांट टू एनरोल डेफिनेटली यू कैन, बट 2 ही सीट्स अभी अवेलेबल है। नाउ लास्ट पॉइंट इज़ कि किसी की भी स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट करने से पहले देख लो कि उसका क्या सिचुएशन था, उसने किस सिचुएशन में कितना चीज़ों को मैनेज किया। बिकॉज सी अगर कोई बोल रहा है कि मैंने सिर्फ 2 ही रिविजन्स किए हैं, आप भी सोच रहे हो कि हाँ ठीक है इसने तो 2 रिविजन्स किए तो मैं भी 2 रिविजन्स कर लूँगी, इज़ इनफ। बट उसने 2 रिविजन्स बहुत ज़्यादा इन डिटेल किए थे, सारी चीज़ों को लिख के देखा था। तो अगर आप भी 2 रिविजन्स करने वाले हो तो फिर वो चीज़ को भी फॉलो करो। नहीं तो हम क्या करते हैं, आधी अधूरी चीज़ें, आधी इसकी स्ट्रैटेजी आधी इसकी स्ट्रैटेजी, एंड एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे। किसी ने बोल दिया कि मैंने टेस्ट नहीं दिया था, तो हाँ टेस्ट बिना दिए भी क्लियर हो सकता है, बट उसने उतना राइटिंग प्रैक्टिस किया था जब वो सॉल्व कर रहे थे तभी। तो आपको भी अगर ऐसा है कि मुझे टेस्ट देने को ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, नीड टू मेक श्योर कि फिर राइटिंग प्रैक्टिस उतना ज़्यादा प्रॉपर है। 4 मंथ्स में सब कुछ क्लियर आराम से किया जा सकता है। आपको बताया कि मैंने बोथ ग्रुप्स 3.5 मंथ्स में क्लियर कर रहे थे। डीटी के क्लासेस, आईडीटी के क्लासेस, एफआर, ये तीनों बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तीनों के क्लासेस फिर से किए थे। साथ साथ में मैंने ऑडिट का भी, बिकॉज अगर आप ऑडिट का सिलेबस टू न्यू सिलेबस देखोगे तो उसमें मॉड्यूल 2 इज़ लाइक कंप्लीट चेंज, बिकॉज सारी वगैरह पहले नहीं था, ये अभी एड ऑन हुए। तो ये सब कुछ टॉपिक्स और भी टॉपिक्स ऐड ऑन हुए आपके ऑडिट में, तो इसलिए इट्स लाइक कंप्लीट एक मॉड्यूल, मतलब 1/3 सिलेबस चेंज हो गया था, तो उसके भी क्लासेस वगैरह मैंने किए थे। तो ये सब कुछ करने के बाद भी अगर आई कैन क्लियर तो यू टू कैन क्लियर। बट द थिंग इज़ कि आपको अभी से सिंसियरली स्टडी करनी है, एक्सटर्नल मोटिवेशन रह के नहीं चलेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन 4 दिन में फेड हो जाता है। आपको अपना रीज़न कि मुझे क्यों क्लियर करना है इस अटेम्प्ट में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर तो करना है सबको, मतलब विश तो सबकी है कि सब क्लियर कर जाए, बट इस अटेम्प्ट में क्लियर करना क्यों ज़रूरी है मेरे लिए, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू क्लियर इन दिस एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You need to sit and analyze these things. One more thing which helped me a lot was regular writing, कि आज मैंने कितना पढ़ा क्या पढ़ा। अगर मैं सुबह 7 बजे पढ़ने बैठ रही हूँ तो 7 बजे से 9 बजे तक मैंने सपोज़ कि लेक्चर नंबर 2 देगा, तो आई यूज़ टू राइट कि हाँ 7 बजे से 9 बजे तक मैंने ये लेक्चर देखा, या फिर ये टॉपिक किया, या फिर ये कुछ क्लासेस में होमवर्क मिला था तो वो कंप्लीट किया, या फिर कुछ मैंने सेल्फ प्रैक्टिस किया, तो वो आई यूज़ टू राइट। एंड उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आज मैंने 8 घंटे पढ़ा है तो कल आई नो कि एटलीस्ट आई शुड स्टडी फॉर 8 hours 15 minutes एटलीस्ट। एंड उससे आपको भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, एंड कहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टाइम पास कर रहे हो, कौन से टाइम में यू आर मोर इफेक्टिव, कौन से टाइम में आप कम इफेक्टिव हो। तो ये एक डायरी छोटी सी, इतने मैंने भी छोटी सी डायरी मेंटेन की थी। एंड आपको पता ही है कि मेंटरशिप स्टूडेंट्स भी मुझे भेजते हैं वैसे, तो अगर आप खुद से वो सब चीज़ें कर सकते हो तो वैसे कर लो, नहीं तो फिर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आ सकते हो, बट आपको डेली वो चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। येस, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई है अब, एंड यू आर एट अ वेरी गुड पोजिशन नाउ टू अंडरस्टैंड कि अब आगे कैसे स्टार्ट करना है। सो येस, एंडिंग दिस वीडियो हियर, दिस इज सी साक्षी अग्रवाल साइनिंग ऑफ।